चलिए, हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन जो हमारा हुआ था फ्राइडे को, एनएफपी के जस्ट पहले हुआ था हमारा सेशन, और उसी टाइम पे हमने फंडामेंटल एनालिसिस में इम्पोर्टेंट इवेंट देखे थे, कुछ इम्पोर्टेंट डेटा देखे थे जो कि इकोनॉमी और डायरेक्टली करेंसी प्राइसेस को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, काफी लोगों ने सुना होगा। मेरी आवाज नहीं आ रही है लोगों तक? एक बार मुझे पिंग करके बताइए ना प्लीज, आवाज आ रही है या नहीं। नहीं, मुझे किसी का मैसेज आया था कि सर आवाज नहीं आ रही है, मैंने कहा कंफर्म कर लूँ। थैंक यू वेरी मच टू ऑल। तो हमने जो डेटा पर हमने लास्ट सेशन में हमने डिस्कशन किया था, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या इफेक्ट होता है। लास्ट टाइम जब जैसे ही हमारा सेशन खत्म हुआ था, देन एनएफपी डेटा आया था, और एनएफपी डेटा के साथ साथ में आया था अनएम्प्लॉयमेंट डेटा जो कि यूएस का ही था। अब वहां पे आप देखिए, अ, आप लोगों का सवाल होगा कि शायद उस दिन एनएफपी ने बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं लिया था, 50 पीप के आसपास का ही रिएक्शन था, कोई ज्यादा रिएक्शन नहीं था। तो उसका रीजन ये था कि जो रिजल्ट आया था नॉन फॉर्म पेरोल्स का एनएफपी का, वो तो नो डाउट नेगेटिव था, लेकिन जो अन सॉरी वो पॉजिटिव था, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी वो नेगेटिव हो गई। तो एक पॉजिटिव डेटा और एक नेगेटिव डेटा, तो क्या दोनों का जो कॉम्बिनेशन था वो थोड़ा सा प्रॉपर नहीं बैठा, तो ट्रेडर्स लोग काफी कंफ्यूजन में आ गए थे। जैसा कि मैंने आपको कहा ही था कि अगर कंसेंसस होता है, और कंसेंसस से अगर डेटा अच्छा आ जाता है, तो उसको पॉजिटिव मान लें, भले ही वो ओवरऑल नेगेटिव क्यों ना हो। ठीक है, तो चलो हम आज आगे बढ़ते हैं। उसी सेशन को मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा कि जो हमने डेटा पर तो बात किया ही था, कुछ कोरिलेशंस को भी समझना बहुत जरूरी होता है। जैसे कई बार क्या होता है कि जनरली हमारे पास में हम किसी भी करेंसी पेयर पे एनालिसिस करते हैं, तो आपने भी कई बार नोटिस किया होगा कि कोई एक करेंसी पेयर जो है, अगर वो अपवर्ड मोमेंट लेता है, तो साथ साथ दूसरे करेंसी पेयर पर भी उसका पॉजिटिव या नेगेटिव रिलेशन के कारण उस पर फर्क पड़ता है। ठीक है, तो आज ऐसा कौन कौन से पेयर है उस पर हम बात कर रहे हैं। हम बेसिकली बात करेंगे कमोडिटी पेयर्स पे भी। तो लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम रिलेशन जो डिस्कस कर रहे हैं इन बिटवीन एयूडी यूएसडी यू और यूएसडी सीएचएफ का गोल्ड के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, और वो कैसा रिलेशन है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि देखिए, गोल्ड की जो प्राइसिंग है वो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में जो तय की जाती है वो डॉलर के साथ तय की जाती है, ऑब्वियसली। ठीक है, सो क्रूड एंड गोल्ड, ये दोनों कमोडिटी कैसी है कि अगर किसी भी कंट्री को इंटरनेशनल मार्केट से अगर इसे परचेज करना हो, तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा ओनली इन डॉलर। तो हम सबसे पहले देखते हैं गोल्ड और एयूडी यूएसडी का। तो गोल्ड और एयूडी यूएसडी, देखिए इसका जो रिलेशन है वो हम कह सकते हैं काफी पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक है, क्योंकि डॉलर को एक तरीके से सेफ हेवन अपील मानते हैं, और वेन एवर देयर इज इकोनॉमिक ट्रबल इन यूएस अक्रॉस द ग्लोब, इन्वेस्टर मोर ऑफ्टन नॉट रन बैक द ग्रीन बैक। मतलब ये है कि हम ये देखते हैं कि जब भी किसी भी इकोनॉमी के ऊपर अगर किसी भी तरह का डिस्पर्शन आता है, मतलब उसका अगर हम कह सकते हैं कि स्लो डाउन आती है इकोनॉमी के अंदर, तो लोग क्या करते हैं, लोग अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ हेवन की तरफ ट्रांसफर करते हैं, और सेफ हेवन माना जाता है गोल्ड को। ठीक है, जनरली। और इवन हमारे यहाँ इंडिया में भी ये परंपरा है कि हम लोग जनरली क्या करते हैं कि कैश रुपीस को ना रख के, या हम बैंक में एफडी ना रख के, हम क्या करते हैं, गोल्ड को परचेस कर लेते हैं। और जब भी हमें पैसे की जरूरत होती है इन फ्यूचर में कभी भी, तो गोल्ड को हम सेल कर देते हैं और बची हुई हम मिल लेते हैं। क्योंकि रीजन क्या है, गोल्ड एक ऐसी प्रीशियस कमोडिटी है जिसकी डिमांड लगातार बढ़ती ही है। ठीक है, तो आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले आप गोल्ड का प्राइस देखेंगे और आज प्राइस देखेंगे, इंडियन रुपीस की बात कर रहा हूँ, तो भी काफी फर्क मिलेगा। तो सेम चीज यहाँ पर भी अलाउ होती है। हम एक चार्ट के थ्रू समझते हैं इसको, गोल्ड और एयूडी यूएसडी का रिलेशन जो है। यहाँ पे आप देख रहे हैं दो लाइंस दे रखी है चार्ट में। जो ब्लू लाइन है वो गोल्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो रेड लाइन है वो एयूडी यूएसडी को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, यहाँ पे हम जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि जब जब भी गोल्ड की पोजीशन अपवर्ड होती है,
एयूडी की भी अपवर्ड पोजीशन होती है। जब जब गोल्ड डाउन आता है एयूडी भी डाउन होता है। ये 2000 से 2011 का डेटा हमारे पास में है। सो एक्चुअली ऐसा क्यों होता है, देखिए ये भी रीजन बहुत जरूरी है समझना। तो देखिए सीधी सी बात है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो वर्ल्ड का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा गोल्ड माइनिंग और गोल्ड एक्सपोर्ट वाली कंट्री है। ठीक है। तो सीधी सी बात है कि जब भी अगर हम ये देखते हैं कि गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं तो अगर ऑस्ट्रेलिया उसको एक्सपोर्ट करता है तो उसे ज्यादा डॉलर मिलेंगे। ठीक है। सो गोल्ड अगर बढ़ता है तो एयूडी यूएसडी भी बढ़ रहा है। ठीक है ना। आप कभी भी गोल्ड का चार्ट देखिए और साथ में एयूडी यूएसडी का भी चार्ट देखिए, तो आपको कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी मिलेगी। अगर गोल्ड बढ़ता है तो एयूडी यूएसडी भी उसके साथ साथ रहता है। वो क्यों रहता है, तो देखिए उनके बीच का जो कोरिलेशन है वो मैंने समझाया कि गोल्ड ऑस्ट्रेलिया जो है वो गोल्ड का तीसरा सबसे बड़ा गोल्ड का प्रोड्यूसर है। तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया जो भी गोल्ड को प्रोड्यूस करेगा, वो गोल्ड जब वो इंटरनेशनल मार्केट में सेल करेगा उसको बड़े वो डॉलर मिलेंगे। सो ऑब्वियसली ये जो रिलेशन है वो एक तरीके से पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक है। सो ये हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी गोल्ड के थ्रू अगर ऐसी कोई आपको दिखता है तो आप क्या कर सकते हैं कि उस चीज का यूज प्रॉपरली कर सकते हैं। कई बार क्या होता है हमारे पास में एक सिग्नल आता है, अब उस सिग्नल से हम चाहें तो दो तरफ में ट्रेडिंग हम कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम देख रहे हैं गोल्ड और यूएसडी सीएचएफ। देखिए ये जैसा हमने पहले वाला रिलेशन पढ़ा था गोल्ड और एयूडी यूएसडी का, यूएसडी सीएचएफ और गोल्ड का रिलेशन उससे बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है। अब अपोजिट होने के दो रीजन है। ठीक है। पहला रीजन तो ये है कि गोल्ड की जो प्राइसिंग है वो डॉलर में तय होती है। ठीक है। तो मतलब हमने तराजू के एक पार्ट पे रख दिया गोल्ड को और दूसरे पार्ट पे रख दिया डॉलर को। ठीक है। अब ऑब्वियसली जहां भार होगा तो वहां पे भार जाएगा तो दूसरा जो तराजू का पलड़ा है वो ऊपर चला जाएगा। सो इसीलिए देखिए जब भी गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी तो डॉलर की वैल्यू गिरेगी, या हम उल्टा कर लें कि डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी तो गोल्ड की वैल्यू गिरेगी। तो ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो आपस में दोनों कभी भी मैच नहीं हो सकते हैं। ठीक है। तो पहला रीजन तो ये है कि यूएसडी सीएचएफ और गोल्ड का रिवर्स रिलेशनशिप का। दूसरा रीजन जो है वो ये है कि देखिए सीएचएफ जो करेंसी है वो किसकी करेंसी है, वो स्विट्जरलैंड की करेंसी है। ठीक है। और स्विट्जरलैंड के पास में जो फॉरेन एक्सचेंज सॉरी स्विट्जरलैंड का जो फॉरेन रिजर्व है, ठीक है, फॉरेन करेंसी रिजर्व जिसको हम कहते हैं विदेशी मुद्रा भंडार, उसमें 25% गोल्ड को रखा हुआ है। ठीक है। बैक्ड बाय गोल्ड, यानी गोल्ड रखा हुआ है उसके अंदर। तो ऑब्वियसली जब जब भी गोल्ड की प्राइसेस बढ़ेगी तो उनका जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसकी प्राइस भी यानी उसकी वैल्यूएशन भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। तो इससे फायदा किसको होगा, इससे फायदा होगा सीएचएफ को। ठीक है। तो ये दो रीजन ऐसे हैं जहां पे हम इन दोनों चीजों से बेनिफिट ले सकते हैं। गोल्ड का यूएसडी सीएचएफ जो है उससे सीधा इम्पैक्ट देखिए हम इनवर्स रिलेशनशिप है, नेगेटिव कोरिलेशनशिप है दोनों का। सो ये हमेशा ध्यान रखें कि कई बार हम इन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं कि यूएसडी सीएचएफ और गोल्ड को हम नजरअंदाज करेंगे। हम कई बार गोल्ड और एयूडी यूएसडी को भी नजरअंदाज करते हैं, लेकिन जब हमें पता चल चुका है कि दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो कैसा है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हमको पता चल गया है, तो अभी हम क्या कर सकते हैं। अभी हमारे पास में एक सबसे बड़ा मौका ये रहता है कि जब कभी भी आपके पास में मान लीजिए कोई सिग्नल आता है जिसमें गोल्ड की जो वैल्यू है वो बढ़ने वाली है, या मान लीजिए गोल्ड की जो वैल्यू है वो घटने वाली है, यानी बाय या सेल वॉट एवर जो भी सिग्नल आता है, आप एक बार केवल उसको जब सिग्नल को लगाते हैं तो साथ में ऑस्ट्रेलियन डॉलर और इनको भी एक बार आप वॉच करके देखें कि इन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। सो इससे क्या होगा ना कि कंफर्मेशन हो जाएगा, और इन फ्यूचर क्या कर सकते हो आप कि आपको ट्रेड एक मिल रहा है लेकिन आपके पास ट्रेडिंग आइडिया है 2 से 3 पोजीशन बनाने का। अगर गोल्ड डाउन होता है तो सीधी सी बात है एयूडी यूएसडी नीचे जाएगा तो एक सेल पोजीशन उसमें भी बनती है, और यूएसडी सीएचएफ
भी बाय जाएगा क्योंकि वो नेगेटिव है। ठीक है। सो हमारे पास ट्रेड आइडिया है एक का, लेकिन हम पोजीशन बना सकते हैं तीन, तो मल्टीप्लिकेशन हो गया एक तरीके से हमारे प्रॉफिट का। सो यहाँ पर ये चीजों को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। मैंने ऑलवेज कहा है कि इकोनॉमी के अंदर हर चीज एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होती है। ठीक है। जैसे इकोनॉमी के अंदर कैसे इंटरकनेक्ट होगी, तो ऑब्वियसली अगर जैसे मान लीजिए कि किसी कंट्री के अंदर बेरोजगारी दर बहुत कम है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बिल्कुल डाउन है। ठीक है। यानी वहां पे रहने वाले सभी लोगों को एक तरीके से एम्प्लॉय है, सब एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है उनको। तो ऑब्वियसली लोगों के पास अगर पैसा होगा तो उनकी लाइफस्टाइल अच्छी होगी, लाइफस्टाइल अच्छी होगी तो वो लोग ज्यादा पैसा खर्चेंगे अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए। लाइफस्टाइल को जितना ज्यादा मेंटेन करने के लिए वो खर्चेंगे तो ऑब्वियसली वो अपना स्पेंड कहाँ करेंगे, वो ट्रैवल में करेंगे, टूरिज्म में करेंगे, शॉपिंग में करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स को लेने में खरीदेंगे, ऑटोमोबाइल में खरीदेंगे। तो ये जितनी भी जगह वो स्पेंड करेंगे तो इससे इनकम किसको होगा? उस बिजनेसमैन को भी होगा, और साथ साथ गवर्नमेंट को एज पर टैक्सेशन भी इनकम मिलेगा। ठीक है। गवर्नमेंट को टैक्सेशन बढ़ रहा है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट फिर अपनी उस योजनाओं को आगे बढ़ा सकती है जहां पर वो सब्सिडी देती है। सो कहने का मतलब सिंपल यही है कि एक दूसरे से सारी चीजें कनेक्टेड होती है। हमें क्या करना है, बट हमें यही करना है कि जितने भी डॉट्स हमको दिख रहे हैं ना, वो डॉट्स को हमें कनेक्ट करना है एक दूसरे से। तो यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला है, क्योंकि इकोनॉमी के ऊपर ही करेंसी सबसे ज्यादा मूवमेंट करती है। ठीक। सो ये यूएसडी सीएचएफ के साथ में जो इसका रिलेशनशिप था वो हमने देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए चैट बॉक्स में आप अभी ना लिखिए, क्योंकि बीच बीच में जब मैं लेसन ले रहा होता हूँ तो डिस्टर्ब होता है। जब हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा देन हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, तब आप मुझे चैट बॉक्स में लिख सकते हो। साउंड नहीं आ रहा है एक्चुअली, सभी को साउंड आ रहा है, मैंने कंफर्म भी किया है। आप अपने तरफ से एक बार कनेक्शन को चेक कर लें एक बार। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ओके। सो अभी हमने जो देखा था वो रिलेशन था गोल्ड का एयूडी यूएसडी और यूएसडी सीएचएफ के साथ में। अब जो हम रिलेशन पढ़ रहे हैं वो है ऑयल का और यूएसडी कैड का। ठीक है। स्पेशली यूएसडी कैड की हम बात कर रहे हैं क्योंकि रीजन है, क्या रीजन है वो देखते हैं। जैसे ट्रेडिंग की भाषा में जो हम लोग ट्रेडिंग की भी देते हैं, जैसे गोल्ड को हम येलो गोल्ड कहते हैं, उसी तरीके से ऑयल को हम लोग ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लैक गोल्ड एक ऐसी चीज है जो कि आज की तारीख में किसी भी इकोनॉमी को अगर ठप करना है, अगर बिल्कुल रोक के रख देना है, तो आप ऑयल की सप्लाईज को बंद कर दें, वो इकोनॉमी पूरी ठप हो जाएगी। क्यों ठप हो जाएगी? क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिसिटी से लेकर ट्रांसपोर्टेशन से लेकर एविएशन सेक्टर, हर जगह ऑयल का यूज होता है। सो कोई भी डेवलप कंट्री, इवन डेवलपिंग कंट्री, दोनों ही कंट्रीज को सबसे बड़ी नीड जो होती है वो ऑयल की होती है। सो कई बार क्या होता है कि ऑयल एक बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है कि मार्केट को चलाने के लिए। तो कई बार ऐसी चीज आती है, जैसे हमने लास्ट इसी ईयर के जो शुरुआत में हमने देखा था कि ईरान और यूएस के बीच में जो टेंशन क्रिएट हुआ था, जो मिसाइल को छोड़ दिया था उस टाइम पे, तो तब भी ये ऑयल का बहुत बड़ा मुद्दा था। उसके बाद अभी एक डेढ़ महीना पहले की बात है, जब लास्ट मंथ की बात है, जब ऑयल बहुत ज्यादा गिर चुका था। क्यों गिरा था वो मैंने पूरा डिस्कशन किया था उसके ऊपर, और पूरा एक वीडियो हमने बनाया था। वो गिरने का भी रीजन यही था कि अल्टीमेटली यही हुआ कि लोग, जितनी भी इकोनॉमीज थी, बड़ी बड़ी इकोनॉमीज, वो इकोनॉमी पूरी तरीके से शट डाउन हो चुकी थी, तो उनकी ऑयल की जो डिमांड थी वो लोवेस्ट लेवल पर थी। लेकिन जितनी भी ऑयल प्रोड्यूसर कंपनियां वो क्या कर रही थी, वो ऑयल निकाले जा रही थी। तो ऑब्वियसली हुआ क्या, हुआ ये कि डिमांड जो थी वो लोएस्ट लेवल पे थी और सप्लाई जो थी वो हाईएस्ट लेवल पे थी। तो दोनों के बीच का गैप इतना बड़ा था कि ऑयल के प्राइसेस माइनस में भी चले गए थे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में मई के। ठीक है। सो ये सारे रीजन होने के बाद हम देखते हैं कि जो ऑयल है वो आज भी डिसाइडिंग फैक्टर है। बड़े बड़े साइंटिस्ट और वो लोग इसका एक सब्स्टिट्यूट ढूंढने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं।
बट अभी तक फिलहाल ऐसा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं मिला है जिसके ऊपर हम पूरी इकोनॉमी को रन कर सकें। सो ऑयल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखिए कि ऑयल से जुड़ा हुआ कोई भी न्यूज़ आएगा तो बहुत सारे पेयर्स पे वो सीधा इफेक्ट डालेगा। अब यहाँ पे हम पर्टिकुलर बात कर रहे हैं यूएसडी कैड की, ठीक है। तो इसको ब्लैक गोल्ड इसीलिए कहा जाता है कि देखिए, जैसे हम, जो हमारी नसों में खून दौड़ रहा है, ठीक है, मतलब मैं एक कंपैरिजन आपको बता रहा हूँ कि जैसे हमारी नसों के अंदर खून दौड़ रहा है, हमारी वेन्स में, और वही खून से हमारी जो पूरी बॉडी है वो एक तरीके से वर्क करती है। सो उसी तरीके से ऑयल की वैल्यू ये है कि इकोनॉमी की वेन्स में, यानी अर्थव्यवस्था की नसों के अंदर अगर ऑयल दौड़ता है ना, तो ही अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से पटरी पर रहती है। सो ये इसकी एक तरीके से स्पेशलिटी है, ऑयल की ये इम्पोर्टेंस है। और यहाँ पर हम कनाडा से इसका कंपेयर इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि कनाडा जो है वो वन ऑफ द टॉप ऑयल प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड के अंदर टॉप ऑयल प्रोड्यूसर है। एक्चुअली जो ऑयल को एक्सपोर्ट करने वाली कंट्रीज है वो दो भागों में डिवाइडेड है। एक है, वन है ओपेक नेशंस है, ठीक है, ऑयल, सॉरी, ऑयल प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक, एंड दूसरा है नॉन ओपेक। ओपेक में मैक्सिमम मिडिल ईस्ट कंट्रीज है, जिसमें मैं नाम बता दूं तो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, अजरबैजान, उसके बाद में ये वेनेजुएला एंड कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं। और अगर नॉन ओपेक की बात करूं तो नॉन ओपेक में जो सबसे बड़ी कंट्रीज है वो है रशिया, देन यूएस, उसके बाद मैक्सिको, और उसके बाद में कनाडा। सो ये नॉन ओपेक कंट्रीज है, तो हमेशा लड़ाई इन दोनों के बीच की रहती है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कनाडा की। कनाडा, सबसे बड़ी बात यह है कि कनाडा जो है वो 3 मिलियन, सॉरी, 3 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर डे एक्सपोर्ट करता है यूनाइटेड स्टेट्स को। देखिए, इस चीज को नोट करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि इसका मैं आपको आगे रीजन बताऊंगा कि रीजन मैंने आपको ये क्यों बताया कि ये नोट करना है। कनाडा जो है वो 3 मिलियन बैरल ऑयल, ठीक है, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर डे यूनाइटेड स्टेट्स को एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखना, कनाडा ओनली, केवल यूनाइटेड स्टेट्स को ही एक्सपोर्ट करता है, इसके अलावा किसी कंट्री को नहीं, ऑयल स्पेशली, ठीक है। सो इसलिए क्या होता है कि जो सप्लाईज ऑफ ऑयल है ना, वो यूएस की सबसे बड़ी हो गई ऑब्वियसली, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो गया कि जो ऑयल का जो सबसे बड़ा उसका पार्टनर है वो यूएस बन जाता है, ठीक है। अब यूएस जो है वो कहाँ कहाँ और कौन कौन सी कंट्री से इंपोर्ट करता है, देखिए उसका एक हमारे पास में ग्राफ है। देखिए, यूएस अपनी टोटल जरूरत का 37.1% कनाडा से इंपोर्ट करता है, देन 15.8% सऊदी अरेबिया से, देन उसके बाद में 11.1% करता है मैक्सिको से, उसके बाद ग्रीन में आता है वेनेजुएला 7.4, उसके बाद 5.1 कुवैत से, 4% कोलंबिया से, उसके बाद इराक, और बाकी 16.7% अदर कंट्रीज से, ठीक है। सो ये टोटल यूएस की नीड होती है जो उसको पूरी करता है अलग अलग कंट्रीज से, जिसमें सबसे बड़ा रोल जो प्ले करता है वो कनाडा करता है, ठीक है। सो ऑब्वियसली एक सोचने वाली बात यहाँ पे हमको जो दिख रही है वो ये है कि अगर कभी भी ऑयल के प्राइसेस अगर बढ़ेंगे, ठीक है, तो पहली चीज तो ऑयल और जो यूएसडी है वो वाइसा वर्स है। क्यों? क्योंकि ऑयल की जो प्राइसिंग है वो यूएसडी में तय हो रही है, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा ये है कि जब भी ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तब कनाडा को अपने एक्सपोर्ट पे ज्यादा पैसा मिलता है, ठीक है। तो कैनेडियन इकोनॉमी को भी फायदा हो गया। यूएस डॉलर जो है वो डिक्रीज होता है क्योंकि ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं। सो हमेशा ये चीज ध्यान रखिए कि यूएसडी कैड और ऑयल दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, यानी अगर ऑयल ऊपर जाएगा तो यूएसडी कैड नीचे आएगा, यूएसडी कैड नीचे आएगा का मतलब ये है कि डॉलर नीचे जाएगा लेकिन कैनेडियन डॉलर ऊपर जाएगा, ठीक है, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। सो ये भी चीज को ध्यान रखें और ऑयल को हमेशा फॉलो करें, क्योंकि हमेशा आप देखेंगे ऑयल हमेशा से ही पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को चलाने वाला एक तरीके से बहुत बड़ा उसका रोल रहा है। और यहाँ पे हमारे पास में एक चार्ट भी है जो यूएसडी कैड का चार्ट है।
जब जब भी देखिए ऑयल फ्यूचर्स जब जब भी ऊपर गया है तब ये कैनेडियन इकोनॉमी को फायदा हुआ है, कैनेडियन इकोनॉमी ऊपर गई है। और जब जब भी वो नीचे आया तब वो नीचे आया। तो ये एक तरीके से जो रिलेशन है इन दोनों का, वो एक तरीके से बिल्कुल पॉजिटिव रिलेशन है कैड और क्रूड ऑयल का। ठीक है, सो ये चीजों को ध्यान में रखें आप। नेक्स्ट हम देखते हैं। हम्म, अब यहाँ पर ये जो रिलेशनशिप है ये थोड़ी अलग है और इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। यूएस डॉलर और ऑयल रिलेशनशिप, देखिए वैसे तो जैसे मैंने आपको बताया कि यूएस डॉलर क्या कर रहा है, यूएस डॉलर जो है उसका प्राइसिंग जो है, ऑयल का प्राइसिंग यूएस डॉलर में तय होता है। तो पहली चीज तो हम क्या बोलते हैं कि ऑब्वियसली अगर यूएस डॉलर घटेगा तो ऑयल बढ़ेगा, या ऑयल बढ़ेगा तो यूएस डॉलर घटेगा। लेकिन अभी जो रिलेशनशिप है कुछ टाइम से, सिंस 2017 एंड 18 से, ये रिलेशनशिप थोड़ा सा चेंज हुआ है। ठीक है, हम उसी पे यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक, सो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो हिस्टोरिकली, मतलब अभी नहीं, पर हिस्टोरिकली हम अगर देखते हैं तो ऑयल का नेट इंपोर्टर रहा हुआ है। ठीक है, जैसे हमने लास्ट जो हमारी फाइल थी उसमें हमने देखा था कि कौन कौन सी कंट्रीज से वो अपनी इंपोर्ट करता था ऑयल को। तो अब यहाँ पर जो है, अभी लास्ट 2 साल से थोड़ी सी स्थिति चेंज हो गई है। चेंज क्या हुई है कि अगर आप देखें टोटल वर्ल्ड में जितना भी ऑयल प्रोडक्शन होता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ओपेक और नॉन ओपेक कंट्रीज है। और नॉन ओपेक कंट्रीज में जो है वो है रशिया, देन मैक्सिको, उसके बाद कनाडा और उसके बाद यूएसए। ठीक है, तो यूएसए के पास अपना खुद का काफी बड़ा, हम कह सकते हैं, ऑयल का भंडार है। ठीक है, लेकिन ये बात सोचने वाली है कि 2018 से पहले तक वो लोग अपना कोई भी ऑयल को सेल नहीं करते थे, प्रोडक्शन भी इवन नहीं करते थे। लेकिन 2018 और 18 के बाद में इन लोगों ने ये चीज चालू करी है। ठीक है, उसके पहले अपनी जितनी भी जरूरत होती थी ऑयल की, वो अलग अलग कंट्रीज से उसको पूरा करते थे। तो अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो हम कह सकते हैं कि एक रिलेशनशिप चेंज होने की बात आ रही है, वो कहाँ आ रही है, वो आ रही है कि यूएस ने जब से एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अगर आपको याद हो कि बीच में जब मोदी जी यूएस गए थे और उसके बाद ट्रम्प भी इंडिया आए थे। यूएस में जब मोदी जी गए हुए थे तब वो जिस सिटी में थे वो वहाँ की पेट्रोलियम का कहने, वो वहाँ की जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी एक तरह से हम कह सकते हैं कैपिटल थी। सो वहां पे अभी इंडिया का यूएस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट भी हुआ है कि जिसमें इंडिया का कुछ परसेंटेज ऑयल यूएस हमको देगा इंडिया की नीड का। ठीक है, सो अब क्या हो गया है, यूएस जो है वो प्रोडक्शन तो कर ही रहा है लेकिन साथ साथ में एक्सपोर्ट भी कर रहा है। ठीक है, सो अब क्या हो गया, अब ये हो गया है कि ये जो रिलेशनशिप हम देख रहे थे यूएस डॉलर और ऑयल का, पहले क्या होता था कि यूएस डॉलर अगर मान लीजिए कम हो रहा है या घट रहा है तो ऑयल को उसका बेनिफिट होता था। या ऑयल की अगर डिमांड सप्लाई में गैप के कारण अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो डॉलर उसमें नीचे जाता था। लेकिन अब जो रिलेशनशिप है वो चेंज हो गया है। वो चेंज इसीलिए हुआ है क्योंकि यूएस जो है वो अब एक तरीके से ऑयल को एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर दिया और यूएस के पास में काफी बड़ा, हम कह सकते हैं कि भंडार है एक तरीके से ऑयल का। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसके पास में टोटल एनर्जी का 90% तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भंडार उसके पास खुद का है, अकॉर्डिंग टू एनर्जी इंफॉर्मेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यानी ये हमारे पास में एक डेटा है कि वो खुद पूरा कर सकता है। सो यूएस ऑयल एक्सपोर्ट्स हैव इंक्रीज, ऑयल इंपोर्ट्स हैव डिक्रीज। ऑब्वियसली अगर यूएस अपने ऑयल को एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा तो उसका जो ऑयल इंपोर्ट है, यानी वो जो खुद मंगवाता था, तो ऑब्वियसली वो डिक्रीज हो जाएगा। सो ये जो बैलेंस है ये दोनों के बीच में स्थापित हो जाएगा। अगर हम इसको एक चार्ट के थ्रू समझना चाहें तो देखिए ये इस तरीके से चार्ट है। ये चार्ट में आप देख रहे हैं कि जो ब्लू वाला है वो यूएस डॉलर इंडेक्स है और जो ब्लैक है वो स्पॉट क्रूड की प्राइस है जिसको हम डब्ल्यू नाम से जानते हैं। देखिए जब जब भी इसकी जो प्राइसिंग है
वो 136 या $140 के पास गई है। यूएस डॉलर इंडेक्स हमेशा नीचे गिरा है। तो ये दोनों के बीच का जो रिलेशन आप देख रहे हैं बिल्कुल रिवर्स था, यानी एक ऊपर जा रहा है तो दूसरा नीचे जा रहा है। लेकिन अभी लास्ट 2018 के आसपास आप देख रहे हैं दोनों जो मिलना चाह रहे हैं, एक तरीके से दोनों की जो प्राइजेज है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव रिलेशन में ये लोग आ रहे हैं। ठीक है, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यूएस जो है उन्होंने ऑयल के प्रोडक्ट का इंपोर्ट तो कर ही रहे हैं, पर एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया और इंपोर्ट्स कम कर दिए। सो इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट यूएस डॉलर को मिलेगा। और आने वाले टाइम में जो ओपेक की दादागिरी है, मतलब जो ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, जो एक तरीके से सारे डिमांड और सप्लाई को मैनेज करती थी एक तरीके से, अब वो होना मुश्किल है। तो लास्ट 2 साल से हम काफी चीजें ये देख रहे हैं। ठीक है, सो ये रिलेशनशिप है यूएस डॉलर और ऑयल का। ठीक है, सो ये तीन रिलेशनशिप हमने यहाँ पे देखी, जिसमें हमने ये चीज को समझा कि किस तरीके से सारी चीजों को